नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधा दिनकर आज कक्षा 11वीं की हिंदी पुस्तक अंतरा के काव्य खंड के अंतर्गत पद्माकर जी द्वारा रचित कवित्त की व्याख्या बताऊंगी। सबसे पहले देखते हैं कि पद्माकर जी हिंदी साहित्य में किस काल के अंतर्गत आते हैं। तो पद्माकर जी हिंदी साहित्य में रीति काल के अंतर्गत आते हैं। रीति काल के कवि हैं और प्रस्तुत कवित्त का यदि हम छंद देखें तो यह कवित्त छंद है। तो बच्चों, आपको यह याद रखना है कि कवित्त श्री पद्माकर जी द्वारा रचित है और रीति काल के ये कवि हैं और छंद कवित्त है। तो मैं सबसे पहले पहला कवित्त इसका वाचन करूंगी और उसके बाद इसका मूल भाव आपको बताऊंगी। तो पहला पद प्रस्तुत है। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डौर झौरन पे बोरन के हुए गए। कहें पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल औरे छवि छुए गए। औरे भांति विहग समाज में आवाज़ होते, ऐसे ऋतुराज के न आज द्विन द्वै गए। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे बन हुए गए। तो बहुत ही सुंदर कविता है पद्माकर जी द्वारा रचित। तो बच्चों, इसमें पद्माकर जी ने बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है। वसंत ऋतु का चित्रण करते हुए उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार मानव समाज, प्रकृति और पक्षी समाज सभी पर वसंत ऋतु के मनमोहक वातावरण का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, इस पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के आगमन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि औरे भांति कुंजन में यानी बाग बगीचों में गुंजरत भीर भौर, भौर यानी भंवरा, यानी भंवरा अलग ही प्रकार से गुंजन कर रहा है। बाग बगीचों में भंवरा भी नहीं, भंवरे अलग ही प्रकार से गुंजन कर रहे हैं। औरे डौर झौरन पे बोरन के हुए गए, यानी कि बाग बगीचों में विभिन्न प्रकार के फूल खिल गए हैं और उन पर भौरे गुंजन कर रहे हैं। परंतु इस दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि औरे डौर झौरन पे बोरन के हुए गए, यानी आम के पेड़ों की डालियों पर भी बोरन यानी बौर आ गया है। बौर अर्थात फूल आ गया है, जिससे बाद में आम के फल की उत्पत्ति होती है। तो आम के पेड़ों की डालियों पर बौर आ गया है और मंजरियों के गुच्छों की सुंदरता भी देखने योग्य है। कहें पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल औरे छवि छुए गए। अब इसमें कवि ने यानी पद्माकर जी ने इसमें नवयुवकों पर वसंत ऋतु का क्या प्रभाव पड़ा है यह दिखाया है कि जो नवयुवक हैं वो छैल छबीलों की भांति बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। छैल छबीलों की तरह नवयुवक औरे भांति गलियानी यानी अलग ही प्रकार से गलियों में घूमते हुए से नजर आते हैं, यानी कि बहुत ही मन में उत्साह का संचार है उनके, बहुत ही प्रसन्न है। बसंत ऋतु के आगमन पर हर ओर प्रसन्नता छा जाती है। तो उसी का यहाँ वर्णन है कि नवयुवक भी प्रसन्नता के कारण अनेक प्रकार से ऐसी हाव भाव, ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं जो कि पहले देखने को नहीं मिलती, परंतु वसंत ऋतु के मनमोहक मौसम में देखने को मिलती है। तो वे नवयुवक अलग ही प्रकार से गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं। औरे भांति विहग समाज में आवाज़ होती,
और ये भांति यानी अलग ही प्रकार से अब पक्षियों के समाज में भी, अब यहाँ पक्षी समाज पर प्रकृति का क्या सुंदर प्रभाव पड़ रहा है यह दिखाया गया है कि वसंत ऋतु में पक्षी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो पक्षियों के समाज में भी अलग अलग प्रकार की आवाज़ें होती हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के पक्षी भी प्रसन्न होकर गूंजते रहते हैं। ऐसे ऋतुराज के न आज द्विन द्वै गए। अब यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि ऋतुराज तो अभी प्रारंभ ही हुआ है, यानी वसंत अभी प्रारंभ ही हुआ है। वसंत ऋतु को आए हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वै गए, यानी अभी तो 2 दिन ही हुए हैं कि और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन हो गए। यानी कि यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि वसंत ऋतु अभी तो आया ही है कि हर ओर चहुं ओर एक अलग ही प्रकार का रस, रीति, राग, रंग और तन और मन सभी अलग ही प्रकार का चमत्कारी पूर्ण परिवर्तन उनमें दिखाई देता है। यानी समस्त वातावरण में ही बहुत ही उमंग और उत्साह नज़र आता है। तो इस तरह यहाँ पद्माकर जी ने वसंत ऋतु के आगमन का वर्णन किया है और उस आगमन पर वसंत ऋतु के आते ही प्रकृति में, पक्षियों में और नवयुवकों में क्या प्रभाव दिखता है उसका यहाँ वर्णन किया है। तो अब हम यदि यहाँ विशेष देखें तो बच्चों हमें विशेष में 2-3 चीज़ें अच्छे से हमें याद रखनी होती है कि कविता के मूल तत्व होते हैं बेटा भाषा, छंद, रस, अलंकार। तो हमें ये चीज़ें इसमें छांटनी होती है। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ भाषा देखते हैं, यदि आप अपने पास नोट बनाएं तो उस नोट्स में सबसे पहला पॉइंट आप डालें भाषा। तो इस कवित्त की भाषा है ब्रज भाषा। पद्माकर जी ने ब्रज भाषा का यहाँ प्रयोग किया है। और छंद यदि हम देखें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, छंद है यहाँ कवित्त, कवित्त छंद का प्रयोग है। और भाषा में चित्रात्मकता का गुण है। और यदि हम रस देखें तो यहाँ संयोग श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है, संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। और यदि हम अलंकारों में देखें तो यहाँ हम स्वतः ही देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप छांट सकते हैं कि भीर भौर, छलिया छबीले छैल, छवि छ्वै, दिन द्वै आदि में अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार यहाँ हमने पद्माकर जी के पहले कवित्त की व्याख्या भी की, मूल भाव भी समझा और विशेष का भी हमने यहाँ चर्चा की है। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ आएगा। यदि कोई आपकी क्वेरीज़ हैं, यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।